सोचो, आधी रात का वक्त है। एक फाइटर पायलट आसमान को चीरते हुए अपने देश के साथ गद्दारी कर रहा है। पायलट को यह नहीं पता था कि जिस महिला लड़की के साथ ये दोस्ती कर रहे हैं या जो इससे प्यार करते हैं वो एक्चुअल में तो मोसाद के एक एजेंट है। तो यहीं से एक ऑपरेशन लॉन्च होता है, ऑपरेशन डायमंड। इस जमील के पूरे परिवार को इराक से निकालकर दूसरे देश में क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और वो लड़की धीरे धीरे इसके परिवार वालों के पास भी जाती है। और लड़की का दूसरा काम क्या था? ब्रेन वॉश करना। एक जासूस ये बताता है कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ जासूसी है। सोचो, आधी रात का वक्त है। एक फाइटर पायलट आसमान को चीरते हुए अपने देश के साथ गद्दारी कर रहा है। उसके हाथ पर सिर्फ एक जेट नहीं है, बल्कि दुनिया में हवाई ताकत का सबसे बड़ा राज है। और यही एक जासूस ये बताता है कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ जासूसी है। 14 जून 1956 को रशिया के आसमान में MiG-21 का परीक्षण होता है और यह दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन उस टाइम का। रशिया क्या करता है यार, इस प्लेन को अपने मित्र देशों को देता है। जैसे एशिया के अंदर भारत को देता है, उत्तर कोरिया को देता है, अफगानिस्तान को, चाइना को, और अरब में हो गया मिस्र, सीरिया, ईरान, यमन। तो इन फाइटर प्लेनों को रशिया सिर्फ एक ही शर्त में देता है। वो कहता है कि ये जो फाइटर प्लेन है ना, इन प्लेनों को कभी भी अमेरिका को नहीं दिया जाएगा, या अमेरिका का कोई भी डिफेंस का या एयरफोर्स का कोई भी आदमी आकर इन प्लेनों को नहीं देखेगा, या इन प्लेनों के अंदर कभी भी इतना फ्यूल नहीं भरा जाएगा कि ये अमेरिका या इजराइल की सरहद तक पहुंच सके। अब दुनिया को पता है कि उस टाइम सुपर पावर सिर्फ दो ही देश थे, एक था यूएसएसआर और दूसरा था अमेरिका। दोनों में आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई थी और यही अमेरिका को लगता है कि नहीं यार, अगर इस दुनिया के अंदर यूएसएसआर को जीतना है या दुनिया के किसी भी देश को जीतना है तो हवाई ताकत उसके हाथ में होनी चाहिए, यानी कि एयरफोर्स उसके हाथ में होनी चाहिए। लेकिन उस टाइम तो दुनिया का सबसे खतरनाक MiG-21 रशिया के पास था, तो अमेरिका को किसी भी कीमत पर MiG-21 चाहिए था। तो हमेशा की तरह CIA ने क्या किया, मोसाद को बोला कि उन्हें MiG-21 चाहिए। तो 1952 से लेकर 1963 तक मोसाद के चीफ थे इसराइल हरर। इन्होंने बहुत कोशिश करी यार कि कैसे भी रशिया से MiG-21 को लाया जाए, लेकिन रशिया ने कभी भी इजराइल के साथ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करी या उन्होंने MiG-21 कभी इजराइल को नहीं दिए। लेकिन 1963 के बाद मोसाद के नए चीफ बनते हैं मीत अमीर। तो मीत अमीर जब चीफ बनते हैं तो वो एयरफोर्स चीफ से मिलते हैं, वहां के आर्मी चीफ से मिलते हैं और उन्हें हमेशा बोलते हैं कि यार अगर मोसाद से तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो मोसाद हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है। और उस टाइम जो एयरफोर्स के चीफ हुआ करते थे इजराइल के, उनका नाम था अजर वाइमन। ये और जो मोसाद के मीर अमित थे, ये पहले से दोस्त थे यार। तो एक दिन मोसाद के चीफ एयरफोर्स के चीफ से बोलते हैं इजराइल यार कि मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ। तो जो एयरफोर्स के जो चीफ थे वो अपने दोस्त को बोलते हैं, मोसाद के चीफ को, यार जो मैं तुझसे मांगूंगा तो मुझे कभी दे नहीं पाएगा। तो बड़ा बुरा लगता है यार मोसाद के चीफ को यार कि ये क्या बोल रहे हैं। तो बोलता है तुम क्या बोल रहे हो? बोला अगर तुम्हें मुझे देना ही है, अगर तुम चाहते हो कि इजराइल मजबूत हो तो MiG-21 को इजराइल की धरती में ला दो। यार ये सुनते ही तो फिर मीर अमित शॉक हो जाते हैं। उनको पता था कि यार ये प्लेन तो रशिया का है और रशिया इजराइल का हो या अमेरिका का हो सबसे बड़ा दुश्मन है, तो इस प्लेन को कैसे ला सकते हैं। लेकिन यहीं पर क्या होता है, अमीर मीत पहली बार सोचते हैं कि अगर मुझे इजराइल को सेफ रखना है, अगर इजराइल को मजबूत बनाना है तो मुझे MiG-21 किसी भी कीमत पर इजराइल की धरती पर लाना पड़ेगा, चाहे MiG-21 का अपहरण किया जाए या रशिया के ऊपर हमला किया जाए। तो रशिया के ऊपर तो हमला पॉसिबल ही नहीं था, तो यहीं से एक ऑपरेशन लॉन्च होता है, ऑपरेशन डायमंड। तो इस ऑपरेशन का इंचार्ज बनाया जाता है जॉन थॉमस। ये इजराइल के एक एजेंट थे, लेकिन ये मिस्र के रहने वाले थे। इनका पूरा परिवार मिस्र में रहता था, लेकिन ये काम करते थे मोसाद के लिए। तो ये पहला काम दिया जाता है कि ये मिस्र में जाएंगे और किसी भी कीमत पर मिस्र के किसी ऐसे फाइटर पायलट से दोस्ती करेंगे जो MiG-21 को उड़ाता हो, और उससे दोस्ती करेंगे। दोस्ती करने के बाद शाम दाम दंड भेद कैसे भी करके
उस पायलट को अपने साथ मिलाना है और मिग 21 को मिस्र से इजराइल की धरती पर लेकर आना है। तो थॉमस क्या करते हैं? थॉमस, जैसे मैंने आपको बताया कि खुद ही मिस्र के रहने वाले थे, तो मिस्र पहुंचते हैं और मिस्र पहुंचने के बाद एक मिग 21 के पायलट के साथ दोस्ती करते हैं। कभी उनके साथ होटल जाते हैं, साथ में एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। और जब दोस्ती हो जाती है तब पहली बार थॉमस उनको बताते हैं कि मैं मोसाद के लिए काम करता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम मिग 21 को इजराइल की धरती पर लेके चलो, और जिसके लिए तुम्हें $1 मिलियन की पेशकश देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा पूरे परिवार को दुनिया के जिस देश में भी चाहोगे उस देश में हम क्या करेंगे, इस्टेब्लिश कर देंगे या सेफ रखेंगे। तो जो पायलट होता है वो थॉमस को कहता है ठीक है, मैं रेडी हूं मिस्र से क्या प्लेन को इजराइल की धरती तक ले जाने के लिए, तो हम कल दोबारा मिलते हैं। तो थॉमस इस बात से बहुत खुश होते हैं और वो इजराइल को बताते हैं कि सर हमारा ऑपरेशन सक्सेस हो गया, और कल जो पायलट है वो क्या करेगा, मिग 21 को उड़ाकर क्या करेगा, इजराइल की धरती पर लेकर जाएगा। तभी अचानक कल क्या होता है, थॉमस के पास मिस्र की आर्मी आती है, क्योंकि उसके पायलट ने सारी की सारी बात अपने देश के साथ शेयर कर दी जाती है। और उनका पायलट क्या करता है, मिस्र आर्मी के साथ आता है और यहाँ पर थॉमस को अरेस्ट कर लिया जाता है, और थॉमस के साथ साथ उनके पूरे परिवार को अरेस्ट किया जाता है। और मैं आपको बताऊं कि 1962 के अंदर थॉमस को फांसी पर लटका दिया जाता है। थॉमस के अरेस्ट होने से मिस्र के अंदर भूचाल आ जाता है और पूरी दुनिया को इजराइल के बारे में पता चल जाता है कि इजराइल मिग 21 को किसी भी कीमत में लेना चाहता है। मोसाद क्या करता है, मोसाद कहता है कि हम ऑपरेशन को बंद नहीं करेंगे, हमें किसी भी कीमत पर, अगर हमने अपना एक एजेंट खोया है तो हम मिग 21 को इजराइल की धरती पर लेकर आएंगे, क्योंकि ये मोसाद का ऑपरेशन है और मोसाद का एक ऑपरेशन एक बार शुरू होता है तो खत्म होने तक नहीं रोकता, ये चीफ कहते हैं। और यहीं पर फिर 2 एजेंटों को दोबारा इसी ऑपरेशन को गो हेड किया जाता है, और उन एजेंटों का नाम था एल्गिया माजन और दूसरा रेफी एथेन। इन दोनों का काम होता है कि आप इराक के अंदर जाना, ये लोग इराक को टारगेट करते हैं कि हम इराक जाएंगे, सेम जो मिस्र के अंदर जो ऑपरेशन किया था उसी तरीके से हम इराक में किसी पायलट को क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। ये और अपने साथ कुछ फीमेल एजेंट को लेके ये इराक की धरती में जाते हैं एक नई आइडेंटिटी के साथ। ये जब मोसाद के सारे एजेंट इराक पहुंचते हैं, ये अलग अलग आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर क्या करते हैं, नजर रखना शुरू करते हैं, सर्वेलेंस शुरू करते हैं। ये मिग फाइटर 21 मिग फाइटर पायलटों के ऊपर भी नजर रखते हैं। ये बहुत सारे पायलटों को क्या करते हैं, कंटिन्यू वॉच करते हैं, हर पायलट के बारे में डिटेल निकालना शुरू करते हैं। और इनका सर्वेलेंस एक पायलट पर जाकर रुकता है जिसका नाम था मुनीर हबीब जमील रवडा। ये क्या था, एक ईसाई पायलट था और हमेशा इराक क्या करता था, इसको थोड़ा से दूसरी नजर से देखता था, क्योंकि इराक एक मुस्लिम देश और एक ईसाई पायलट, तो हमेशा इस पायलट को भी ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं क्या करता है, इराक इनके साथ क्या करता है, भेदभाव करता है। तो ये पायलट पहले से नाराज था और इसका पूरा फायदा किसने उठाया, मोसाद के एजेंटों ने, और इस पायलट के साथ दोस्ती करना शुरू किया। और उन्हें पता था कि वो गलती वो दोबारा नहीं करेंगे जो गलती मिस्र में हुई। वो लड़की क्या होती है, धीरे धीरे इसके साथ दोस्ती करती है, दोस्ती करने के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन पायलट को ये नहीं पता था कि जिस महिला लड़की के साथ ये दोस्ती कर रहे हैं या जो इससे प्यार करते हैं वो एक्चुअल में तो मोसाद के एक एजेंट है। और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और वो लड़की धीरे धीरे इसके परिवार वालों के पास भी जाती है। और लड़की का दूसरा काम क्या था, ब्रेन वॉश करना। लड़की कहीं ना कहीं हर बार ये बताती है जमील को कि भाई पायलट तुम भी हो, पायलट इराक के भी हैं, लेकिन हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों हमारे साथ इतना भेदभाव, जबकि हम भी वही काम कर रहे हैं जो इराक के दूसरे पायलट कर रहे हैं। और ये धीरे धीरे बात किसमें घर हो जाती है, जमील के दिमाग में घर हो जाती है कि कहीं ना कहीं मेरे साथ क्या किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। तो वो फीमेल एजेंट मोसाद की बोलती है कि हमें इस देश में नहीं रहना चाहिए। तो बोलता है हम इस देश को छोड़ के कहाँ जाएंगे। तो पहली बार वो बोलती है कि मेरे कुछ एक दोस्त हैं जिन्हें मैं जानती हूँ जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी वो फीमेल एजेंट नहीं बताती कि मैं मोसाद की एक एजेंट हूँ। तो बोलती है कि वो लोग हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो अभी तक इस फाइटर पायलट को ये नहीं पता कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है, जो मेरी प्रेमिका है, वो खुद ही एक मोसाद की ट्रेंड फील्ड एजेंट है। और फरवरी 1966 में मुनीर रवडा को
मोसाद के उन एजेंटों से मिलाए जाते हैं। फिर भी वो एजेंट नहीं बताते कि हम मोसाद के एजेंट हैं या मोसाद के लिए काम कर रहे हैं। वो भी ये बोलते हैं कि हम इराक की इस गवर्नमेंट से खुश नहीं है, ये गवर्नमेंट भेदभाव करती है। तो रैप्टा को भी लगता है कि यार नहीं, मेरे साथ भी भेदभाव हो रहा है। तो वो एजेंट बोलते हैं कि इजराइल हमारा सपोर्ट करने के लिए तैयार है, अगर तुम हमारे साथ काम करो। तो फाइटर पायलट बोलता है, या जो भी जमील रब्दा बोलता है कि मुझे क्या करना है। बोलते हैं कि सिर्फ एक ही काम करना है कि हमें MiG-21 को इजराइल की धरती पर पहुंचाना है। तो पायलट एकदम से घबरा जाता है, जमील एकदम से टेंशन में, यार इतना बड़ा काम कैसे होगा, मेरा परिवार है। तो एजेंट, मोसाद के एजेंट बोलते हैं कि इजराइल ने ये वादा किया है कि MiG-21 को ले जाने से पहले वो हमारे परिवार को सेव करेगा। अभी भी एजेंट ये नहीं बोल रहे कि हम खुद मोसाद के एजेंट हैं। तो रब्दा बोलता है कि ठीक है, मेरे परिवार को सेव कैसे किया जाएगा। तो मोसाद के सारे एजेंट क्या करते हैं, सबसे पहले इस जमील के पूरे परिवार को इराक से निकाल कर दूसरे देश में क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। वहां रहने के लिए जगह देते हैं, एक अच्छा बिजनेस खुलवाते हैं, वहां उनको इस्टेब्लिश करते हैं। मुनीर रैप्टा को अब पूरा विश्वास हो जाता है इन लोगों के ऊपर, इजराइल गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन रैप्टा एक ही चीज बोलता है कि इस MiG-21 को लेके कैसे जाएंगे, क्योंकि रशिया के समझौते के हिसाब से, एग्रीमेंट के हिसाब से इसके अंदर इतना फ्यूल ही नहीं डाला जाता कि मैं इसको उड़ा के इजराइल की धरती तक ले जा सकूं। तो इसके लिए भी वो एजेंट एक प्लानिंग करते हैं। वो बोलते हैं कि जब भी इसमें फ्यूल डाला जाए, अब हमें एक चीज करना है, तुम्हें एक चीज करना है, जो भी इसमें फ्यूल भरता है उसको सिर्फ एक ही चीज बोलना है कि तू तो क्या है, रशिया का नौकर है, तू क्या है, रशिया का गुलाम है, तभी तो तू रशिया के हिसाब से चल रहा है। अब यहीं पर मुनीर क्या करता है, जब भी MiG-21 को मतलब एज ए ट्रेनिंग के लिए उड़ाने लेके जाता है, तो फ्यूल उसमें इतना ही डाला जाता था जितना ट्रेनिंग करके वापस आ जाए। वो अब उसका एक ही काम होता है फ्यूल वाले को बोलना, यार तुम तो हमेशा क्या रहो, रशिया के ही गुलाम रहो, रशिया के हिसाब ही से चलो। अब बार बार एक ही चीज को सुनने से उनको क्या होता है, गिल्ट होना शुरू हो जाता है। वो बोलते हैं कि यार हम किस बात के रशिया के नौकर हैं। तो बोलता है साला रशिया ने कहा है कि फ्यूल इतना ही भरो, तो इतना ही भर रहे हैं। तो एक दिन उस व्यक्ति को आ जाता है गुस्सा, बोलता है भाड़ में गया रशिया, भाड़ में गया सब कुछ, ले मैं तो पूरा ही फ्यूल भरूंगा और नहीं हूं मैं रशिया का नौकर। बस इसी चीज का इंतजार था मोसाद के एजेंट को या मुनीर को। अब इसमें पूरा फ्यूल भरा जाता है। ये दिन था 16 अगस्त 1966 का। अब यहां से MiG-21 उड़ान भरता है। जैसे ही उड़ान भरता है, इजराइल के फाइटर पायलट मिराज पहले इंतजार कर रहे थे और पूरा का पूरा जॉर्डन का एयर कंट्रोल ट्रैफिक को इजराइल हैक कर लेता है और MiG-21 16 अगस्त 1966 को इजराइल की धरती पर उतरता है। इजराइल की धरती पर उतरने के बाद मोसाद क्या करता है, या मोसाद की एयरफोर्स पूरी MiG-21 की टेक्नोलॉजी को पता करते हैं कि ये प्लेन कैसा है, इस प्लेन के अंदर क्या खासियत है, इस प्लेन के लिए अगर इस प्लेन के खिलाफ हवा में लड़ना हो या MiG-21 को बर्बाद करना हो तो दुनिया में कौन सा प्लेन बनाना पड़ेगा। मोसाद ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी लेते ही है। इसके बाद उस प्लेन को अमेरिका को हैंड ओवर कर दिया जाता है और अमेरिका उस पूरी प्लेन की टेक्नोलॉजी लेते हैं। तो ये वो ऑपरेशन था जब पहली बार फेल हुआ। तब भी मोसाद नहीं रुका। मोसाद ने बोला कि मुझे MiG-21 इजराइल की धरती में चाहिए। अपना एजेंट को 1962 में फांसी में लगने के बाद भी मोसाद को पता था कि रशिया के KGB एक्टिव हो चुका है, अब हम इस प्लेन को नहीं ला पाएंगे। लेकिन मोसाद के एजेंटों को भरोसा था कि हम अपने देश के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कितनी भी कुर्बानियां दे सकते हैं। अगर हमें MiG-21 इजराइल की धरती में चाहिए किसी भी कीमत पर, तो हम MiG-21 लेकर आएंगे। और MiG-21 इजराइल की धरती पर उतरा। और मैं आपको ये बताऊं कि मुनीर रब्दा इजराइल में ही रहे और बाद में 1998 में उन्हें एक दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोसाद ने उन्हें मरवा दिया। अगर मैं कहता हूं कि अगर मोसाद ने उन्हें मरवाना ही था तो 1968 में भी मरवा सकता था, 1998 तक इंतजार नहीं करता। तो इजराइल एक ही चीज कहता है कि मैं अपनी देश की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा, जहां तक दुनिया सोच नहीं सकती मैं वहां तक जाऊंगा, लेकिन अपने देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए वो हर चीज करूंगा जो एक सीक्रेट एजेंट को करना चाहिए। क्योंकि दुनिया के अंदर देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं।